बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद सीरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इनके हम टाइप्स देख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का अगर आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है तो आप लोगों के माइंड में यही चीज़ होगी कि सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, या किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस बोल देते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें तो अरेंजमेंट तो सीक्वेंस होता है नंबर्स की, ठीक है, सीक्वेंस अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, लेकिन उसमें कोई एक डेफिनेट रूल यूज़ होता है। जब हम सीक्वेंस लिखते हैं, अरेंजमेंट नंबर्स की करते हैं, तो अगर उसमें कोई डेफिनेट रूल यूज़ हो तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स according to some definite rule, यानी कि अरेंजमेंट नंबर्स की जिसमें कोई एक डेफिनेट रूल यूज़ हुआ है। डेफिनेट रूल कैसे यूज़ हुआ है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर 1, 5, 10 और 16 अप टू सो ऑन ये नंबर्स लिखे हुए हैं एक सीक्वेंस में, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 5 जो है सक्सेसिव टर्म्स हैं। इसी तरह 5, 10 ये सारी सक्सेसिव टर्म्स हैं। इन सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है? 1 और 5 के दरमियान डिफरेंस बन रहा है 4 का। 5 और 10 के दरमियान डिफरेंस बन रहा है 5 का। और 10 और 16 के दरमियान बन रहा है 6 का। तो इनके दरमियान आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है सक्सेशन ऑफ टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। अगर कोई नेक्स्ट टर्म होती है, फॉर एग्जांपल 23 आ जाती है इसकी नेक्स्ट टर्म, तो उसके दरमियान 7 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेट रूल यूज़ हुआ है। डेफिनेट रूल यूज़ किया हुआ है कि हर सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक वैल्यू के साथ इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम इसे बोलेंगे एक सीक्वेंस है। अब अगर सीक्वेंस को हम देखें कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सीक्वेंस को AN इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखें तो ये भी एक सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम दूसरी चीज़ क्या है, सीरीज, वो देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। अब सीक्वेंस आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसमें कोई डेफिनेट रूल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब हमारे पास सीरीज़ की बात आएगी तो सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा कि जो नंबर्स सीक्वेंस में दिए गए हैं उन सब को अगर हम सम कर दें, उन सब को हम ऐड कर दें तो एक सीरीज़ बन जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सम ऑफ एन indicated numbers of terms in a sequence is called series। तो मैंने यही बताया ना कि सीरीज जो है, अगर सीक्वेंस जो है उन सब को ऐड कर दें, उन सब का सम कर दें तो वो बन जाती है सीरीज, ठीक है। अब उसके बाद हम जब सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस सीरीज जहाँ भी नाम आता है वहाँ प्रोग्रेशन का जिक्र ज़रूर आता है। तो सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन से ही रिलेट करता है, लेकिन हम प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। जहाँ पे सीक्वेंस की बात आई है वहाँ पे प्रोग्रेशन भी होगा। तो प्रोग्रेशन क्या होता है कि वो सीक्वेंस जिसमें डेफिनेट रूल यूज़ तो हो रहा है, जैसे हमने सीक्वेंस में डेफिनेट रूल यूज़ किया है, वो सीक्वेंस जिसमें डेफिनेट रूल तो यूज़ हो रहा है लेकिन वो रूल सारी टर्म के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे था सीक्वेंस में कि 1, 5, 10 और इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता था 4, 5, 6 का, रूल तो था इनके दरमियान, लेकिन क्या था कि हर एक की वैल्यू जो है वो चेंज आ रही थी, हर एक के दरमियान डिफरेंस जो था वो अलग था। तो प्रोग्रेशन क्या है? वो सीक्वेंस जिसमें रूल सबके लिए
सेम हो। यानी कि अगर डिफरेंस 2 का आ रहा है तो सारी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस 2 का होना चाहिए, अगर 3 का आ रहा है तो सारी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 3 का होना चाहिए। यानी कि जो भी रूल इसमें है वो सारी टर्म्स के लिए सेम होना चाहिए। तो हम अगर प्रोग्रेशन की डेफिनेशन करें तो हम लिख सकते हैं a sequence in which the definite rule is used for entire sequence। ठीक है, वो सीक्वेंस जिसमें जो रूल है वो इंटायर सीक्वेंस के लिए थ्रू आउट जो है वो सेम हो, तो ये हो जाती है प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो इन सब के नंबर्स में डिफरेंस कितने कितने का है, 1 का है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यानी कि कोई एक डेफिनेट रूल यूज हो रहा है और होल टर्म के लिए यूज हो रहा है एक ही रूल, तो ये हो जाती है प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट हमने प्रोग्रेशन की टाइप्स देख लेनी है कि प्रोग्रेशन की टाइप्स क्या हैं। तो प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स हैं। प्रोग्रेशन जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक आ जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड आ जाती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड वन आ जाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं, उसके बाद जियोमेट्री को देखेंगे और फिर हार्मोनिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, यानी कि हर दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको थोड़ा सा यही क्लू दिया है कि प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट रूल सब टर्म्स के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो एडिशन आ जाती, चाहे वो डिफरेंस आ जाता, चाहे कुछ भी। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो जो टर्म्स हैं सक्सेसिव टर्म्स का मतलब होता है दो इकट्ठी जो कंसेक्टिव वैल्यूज लिखी हुई हैं वो दो सक्सेसिव टर्म्स, उनके दरमियान जो डिफरेंस है पूरे सीक्वेंस में वो सेम होना चाहिए। लाइक पीछे भी मैंने आपको बता दिया है कि 1 2 3 4, इसी तरह अगर हम लिख लेते हैं 1 3 5 7, तो इन सब के दरमियान डिफरेंस 2 2 का है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि हर दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो पूरे सीक्वेंस में सेम आना चाहिए, यानी कि इन दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी 2 है, और इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस है 2 का। तो ये प्रोग्रेशन भी हो जाती है, यानी कि डेफिनेट रूल सारे इंटायर टर्म के लिए यूज हुआ है। और दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है कि जो डिफरेंस है वो सब के लिए सेम है, तो ये हो जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सीक्वेंस in which the difference is same throughout the sequence, यानी कि सारे सीक्वेंस में जो वैल्यूज कंसेक्टिव वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। अब इसके लिए हम जो मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं an इज इक्वल टू
an माइनस 1, यानी कि दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम इक्वल कर लेते हैं डी के, यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। तो an माइनस 1 का क्या मतलब है कि सेकंड टर्म में से माइनस कर देना फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो सक्सेसिव टर्म्स में जो है डिफरेंस उसको हम शो करते हैं डी से, और ये हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करनी है टर्म्स an है, तो अगर हम इसे यूज़ करते हैं a1 के लिए, तो a1 ऑलवेज इक्वल होगा a1 के, फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल होगी a1 के। फॉर एग्जांपल अगर इसी को हम देख लेते हैं, n की जगह 1 पुट करें, ये आ जाएगा माइनस a1 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो ये आ जाएगा a1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू डी। तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो a1 के ही इक्वल होगी। सेकंड टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, nth टर्म a2 इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। तो a2 आ जाएगा, n की वैल्यू मैंने क्या रखी है 2 माइनस 1 प्लस डी, तो a2 आ जाएगा a1 प्लस डी, यानी कि a1 और साथ डिफरेंस ऐड हो रहा है। इसी तरह a3 अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a3 माइनस 1 प्लस डी, तो a3 बन जाएगा a2 प्लस डी, ठीक है, ये बन जाएगा a3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a2 की वैल्यू क्या है a1 प्लस डी, तो जहाँ पे a2 लिखा हुआ है वहाँ हम a1 प्लस डी पुट कर सकते हैं। तो हम a3 में a2 की जगह पुट करेंगे a1 प्लस डी और ये प्लस डी इसका, तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। इसी तरह सारी टर्म्स के लिए चलता जाएगा, an टर्म तक अगर हम जाएं तो ये आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया है कि देखें आप, अगर हम इस टर्म को देखें सेकंड टर्म को, तो ये अगर हम a2 फाइंड कर रहे हैं तो d के साथ डिफरेंस के साथ जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि 1 है d का। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 डी, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 ही आ जाता है। तो सेकंड में से हम 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 डी, तो ये a2 बन जाता है a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये इसी के इक्वल आ जाता है। अगर हम इस टर्म को देखें, a3 वाली टर्म को देखें, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड टर्म है और डिफरेंस जो है एक वैल्यू से कम आ रही है। तो एक वैल्यू कम आ रही है यानी कि 2 आ रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 1 भी तो 2 ही बन जाता है, तो 2d आ जाएगा। तो इसी तरह अगर जब हम nth टर्म के लिए करेंगे तो यानी कि कोई n टर्म है उसमें से 1 को माइनस करें और साथ डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर ये आ जाती है हमारे पास nth टर्म, ये आ जाती है फर्स्ट टर्म, ये आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही तो शो कर रहा है। और ये d जो है ये आ जाता है कॉमन डिफरेंस। तो आप अगर nth टर्म के लिए फाइंड कर रहे हैं तो आप जो है ये जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही फार्मूला, अगर आपने 8 टर्म फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने 8 टर्म फाइंड करनी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही है, 8 टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि a8 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस n की जगह पे आ जाएगा 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई 2 है कॉमन डिफरेंस, सपोज कर रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू a1 कोई भी टर्म आ जाती है प्लस 7 इंटू 2 और a8 इज इक्वल टू a1 प्लस 14। तो इस तरह हम जो है nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, एंड में हम कुछ भी पुट करके कोई भी एक टर्म फाइंड कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमने पढ़ा तो उसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ कि अगर हमने फाइंड करना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाता है, तो उसके लिए मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे बनता है या प्रोग्रेशन कैसे बनती है। तो ट्रिक ये है कि अगर हमने फाइंड करना है कोई ए एन, ठीक है, ए एन फाइंड करना है और हमें पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे ही करते हैं ना, ए एन माइनस वन, ऐसे ही है। तो ए एन माइनस वन अगर आ जाए इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यानी कि अगर उसको सॉल्व करने के बाद एन टर्म हमारे पास ना रहे, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो वो बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन इट विल बिकम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अगर आपने चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर दो टर्म्स आ रही हैं, सक्सेसिव टर्म्स आ रही हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट टर्म आ रही है एन, उसके साथ जो है वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो इसका मतलब होगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको करवा देती हूँ कि अगर ए एन फॉर एग्जाम्पल 2n माइनस 3 है और ए एन माइनस वन जब हमने फाइंड करना है तो ए एन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए एन माइनस वन का मतलब है जहाँ पे एन है वहाँ एन माइनस वन लिख दें। तो ये हम लिख सकते हैं एन की जगह पे एन माइनस वन माइनस 3, तो ए एन माइनस वन आ जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 3। अब हमने डिफरेंस कैसे फाइंड करना होता है, ए एन माइनस वन, तो ए एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n माइनस 3, दरमियान में माइनस साइन, और ए एन माइनस वन टर्म क्या आ जाएगी 2n माइनस 2 माइनस 3। अब इसको ओपन कर लें, 2n माइनस 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस टर्म को माइनस कर दिया, माइनस टर्म को प्लस कर दिया और माइनस टर्म को यहाँ पे भी प्लस कर दिया। अब 2n पॉजिटिव है और 2n नेगेटिव है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। पीछे क्या रह जाती है वैल्यू 3 और माइनस 3 है, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। तो पीछे रह जाता है आंसर 2 और डिफरेंस आ गया है 2 का। इसका मतलब है कि एन टर्म से जो है इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई एन नहीं है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, सेकंड टाइप है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक एक सीक्वेंस है, तो अगर हम इसको लिखें A2 ओवर A1 इक्वल टू A3 ओवर A2 इज इक्वल टू A4 ओवर A3 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन AN ओवर AN माइनस 1 विच इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने क्या बताया कि दो जो टर्म सक्सेसिव आ रही हैं उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी कि जो दो सक्सेसिव टर्म्स आ रही हैं उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है, यानी कि A2 की रेशो A1 से, A3 की रेशो A2 से, सक्सेसिव टर्म्स है ना, A2 A1 A3 A2, इसी तरह A4 A3 के साथ AN जो है AN माइनस 1 के साथ। तो जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके दरमियान जो रेशियो फाइंड करें और उसका जो आंसर है वो सेम आ जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है वो। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कि जितने भी टर्म्स हमारे पास सीक्वेंस में दी हुई हैं उन सारी टर्म्स के दरमियान जो रेशियो अगर हम फाइंड करें, सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो हम फाइंड करें और उसका आंसर जो है वो सेम आ जाता है, और वो हमारे पास कौन सी रेशियो होती है, कॉमन रेशियो। जिस तरह डिफरेंस का मैंने बताया कि कॉमन डिफरेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है कॉमन रेशियो यूज होगी, तो ये होती है कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो जो है हमने फाइंड करनी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से शो कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने A2 और A1 सक्सेसिव टर्म्स का हमने फाइंड किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है
सीक्वेंस आ जाता है 2, 4, 8 और 16 का। फॉर एग्जांपल यही 4 टर्म्स हैं। अब मैंने क्या बताया कि सक्सेसिव टर्म्स जो है उनके दरमियान रेशो, तो उनके दरमियान रेशो कैसे आएगी कि सेकंड की रेशो 1 के साथ, 4 की रेशो 2 के साथ, इक्वल किसकी होनी चाहिए, थर्ड की। सेकंड के साथ 8 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, इसी तरह 16 को डिवाइड कर दें 8 के साथ। तो देखें सबका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो कॉमन रेशो क्या आ गई है, 2। तो हमारे पास जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आनी है तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि उसकी कॉमन रेशो क्या है, उसमें ये चीज़ हमने देखनी है। अब अगर इसके कॉमन रेशो हमने nth टर्म के लिए यूज़ करनी है, हम जर्नल फॉर्म यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। nth टर्म के लिए जो कॉमन रेशो है वो कैसे आती है, तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। पिछले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें हमने क्या किया था कि जो an था वो किसके इक्वल था, a1 प्लस और उसके दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है n-1 टर्म का डिफरेंस। अब इसमें जो an है वो इक्वल होगा फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई, और ये कॉमन रेशो से और उसकी पावर में आ रहे हैं n-1। तो ये जर्नल टर्म यूज़ होती है, nth टर्म यूज़ होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करने के लिए। अब इसमें जो n है वो क्या है, nth टर्म है, यानी कि कोई भी टर्म 1 2 3 आपको so on कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद n, यहाँ पे जो n है ये है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी टर्म जो है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है। और r क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशो है। और a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। n है नंबर ऑफ टर्म्स, n है, ये n है nth टर्म। उसके बाद जो a1 है वो फर्स्ट टर्म है और जो r है वो क्या है, कॉमन रेशो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड कर लें आप फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कौन सी सीक्वेंस दिया हुआ है, 3 6 और 12। तो 3 हमें वैल्यूज़ दिए हुई हैं और हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ तो ऐसा हो सकता था कि हम इनके दरमियान रेशो देख के नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते थे, लेकिन इजीली क्या है कि हम फार्मूला को यूज़ करें। फार्मूला को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि इजीली फिफ्थ वैल्यू इसकी क्या आएगी। तो a1 यहाँ पे क्या है, 3 है। उसके बाद a2 क्या है, 6 है। a3 क्या है, 12 है। हमने फाइंड क्या करना है, a5 यानी कि फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान, इन सब के दरमियान कॉमन रेशो देख लेते हैं। तो कॉमन रेशो क्या आएगी, a2 और a1, ऐसा ही है। तो a2 क्या है यहाँ पे 6 और a1 क्या है 3। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो कॉमन रेशो क्या आ गई, 2। इसी तरह नेक्स्ट की हम देख सकते हैं, इन सब की कॉमन रेशो सेम होगी, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। a3 ओवर a2, तो ये आ जाएगा 12 ओवर 6, 6 2s are 12। तो ये भी कॉमन रेशो आ गई इसकी 2, यानी कि r हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमने फाइंड करनी है a5 टर्म। तो an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, यही फार्मूला यूज हुआ है। तो n की जगह पे फिफ्थ टर्म यानी कि nth टर्म क्या है, 5, n इज इक्वल टू 5। तो a1 r की पावर 5-1। अब a5 हमने फाइंड करना है। a1 क्या गिवन है, 3 गिवन है। a1 की जगह पे 3 पुट कर दें। रेशो कॉमन क्या निकली है, 2, और ये 5-1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 होल की पावर 5 में से 1 माइनस किया 4। तो 3 इंटू 16 और आंसर आ जाएगा 48। तो a5 जो टर्म आएगी यहाँ पे वो 48 आएगी। तो इस तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लास्ट टाइप जो है वो इसकी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब मैंने आपको अरिथमेटिक का क्या बताया कि दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। ज्योमेट्रिक में क्या है, दोनों के दरमियान जो है, हर सक्सेसिव टर्म के दरमियान जो है वो कॉमन रेशियो आ जाती है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला स्टेप आपने करना है कि आप उसे कन्वर्ट कर दोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद उसको दोबारा से जो है हार्मोनिक में चेंज करके तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक में कैसे चेंज करना है और फिर कैसे फाइंड करना है और वो सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब आ जाता है तो सबसे पहले आपने उसे अरिथमेटिक में चेंज करना है। वो कैसे करना है, कोई भी वैल्यू दी हुई है उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो अरिथमेटिक में चेंज हो जाएगी। कोई भी वैल्यू दी गई है उसका रेसिप्रोकल लो, वो अरिथमेटिक में चेंज हो जाएगी। जब वो अरिथमेटिक में चेंज हो जाएगी तो हमने अरिथमेटिक के लिए जो डिफरेंस का फार्मूला यूज़ किया था वो यूज़ करके आप उसकी वैल्यू फाइंड करो, दोबारा से उसको रेसिप्रोकल में लेके जाओ तो वो हार्मोनिक में चेंज हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर हम हार्मोनिक की डेफिनेशन देखें तो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स is called a harmonic progression या harmonic sequence if the reciprocal of its terms are in arithmetic progression। तो मैंने क्या बताया है, मैंने यही बताया है कि जब हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ रही है उसका रेसिप्रोकल लें तो वो अरिथमेटिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस दिया हुआ है द सीक्वेंस 1, 1/3, 1/5, 1/7, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1, 3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट, तो रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा अगर 1/3 है तो वो 3 आ जाएगा, 1/5 है तो 5 आ जाएगा, 1/7 है तो 7 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो रेसिप्रोकल में जब ये गया तो ये चेंज हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ये बन गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन गया तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी टर्म हमने फाइंड करनी होगी। उसके बाद दोबारा से रेसिप्रोकल लेके दोबारा वो हार्मोनिक में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए जनरल टर्म वही यूज़ होगी जो अरिथमेटिक के लिए हुई थी कि पहले इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, फिर हमने फार्मूला यूज़ करना है, अरिथमेटिक वाला ही यूज़ करना है, a1 + n - 1 × d, यानी कि जो भी टर्म फाइंड करनी है nth टर्म के लिए an = a1 + n - 1 × d। अब हमने क्या करना है, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ बताती हूँ कि अगर आ जाता है फाइंड करें 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और हमें दी हुई हैं टर्म्स 1/2, 1/5, 1/8, ठीक है, 1/2, 1/5 और 1/8। अब हमने इसे सबसे पहले चेंज करना है, चेंज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा ही है। तो जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज कैसे होगा, मैंने बोला कि जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनका रेसिप्रोकल ले लें। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 5, 1/8 का रेसिप्रोकल आएगा 8। अब हमने टर्म फाइंड करनी है 8 वाली, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है 2, 5, 8 तीनों टर्म्स आ गई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, an = a1 + n - 1 × t। अब an यानी कि a8 हमने फाइंड करना है, 8 टर्म की बात हुई है, ये फाइंड करना है। a1 हमें क्या गिवन है, ये a1 ही है ना, a1 = 2, तो a1 हमें गिवन है 2। उसके बाद अब nth टर्म 8 है, वो हमें पता है। डिफरेंस हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तीनों के दरमियान अगर हम देखें तो 5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा इनके दरमियान 3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। a1 की वैल्यू भी हमें मालूम है और हमें पता है कि हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8 टर्म फाइंड करनी है। अब इस फार्मूला में हम ये सब पुट कर देते हैं। तो a8 फाइंड करना है, a1 क्या है 2 है, प्लस n टर्म क्या है 8 - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या आया है 3। तो a8 आ जाएगा 2 + 8 में से 1 को माइनस किया 7 × 3, तो a8 आ जाएगा
2 + 7 3s are 21 और A8 की वैल्यू आ जाएगी 23। तो इस तरह हम जो है A8 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अब हमने इसको दोबारा हार्मोनिक में चेंज करना है ताकि हमारा आंसर तो हार्मोनिक में आए। तो हार्मोनिक में चेंज करने के लिए सिंपल इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो A8 आ जाएगा 1/23 और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। यही आज का हमारा